Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. और पिछले लेक्चर में हम गोल्ड स्लीव एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। एनसीईआरटी में हमने लाइन टू लाइन जो अच्छी लाइंस थी वो सारी मार्क कर ली हैं और आप भी एनसीईआरटी पढ़ें। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप अगर साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, आपको हर एक बात समझ में आएगी। हर एक बात। तो अभी तक की मुद्दे की इन सारी बातों के अंदर जो बातें निकल के आई, वो चार्ज के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा और आप देख रहे हैं कितना मज़ेदार है कि चार्ज की चार प्रॉपर्टी हैं। तो पहले एडिटिविटी ही क्यों है, फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही क्यों है, और फिर सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी कौन सी लिखी हुई है? एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। आप देखो, ब्यूटी देखो आप। सबसे लास्ट वाली कौन सी लिखी हुई है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सी लिखी है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यों लिखी हुई है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? वो इसलिए लिखी हुई है बच्चे, सुन लो पहले, थोड़ा सुन लो। अपन बिल्टअप कर रहे हैं, पिछले 3 लेक्चर का बिल्टअप कर रहे हैं अपने। तो कौन सी थी तुम्हारी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और लास्ट में क्यों आती है? क्योंकि वो आई ही 1912 में है। किसका? जब मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था तब आई है। क्यों? क्योंकि 1865 में मैक्सवेल कंप्लीट कर चुका था सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, जो हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे। और 1897 में किसकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का ही यहाँ पता चला। यहाँ के बाद एटम वेटम के बारे में इंफॉर्मेशन और चीज़ें पता लगनी स्टार्ट हुई थी कि अच्छा ठीक है, न्यूक्लियस होता है। फिर फिलिंग पता चली थी, आफ बाउ वगैरह नियम जो भी आप पढ़ते हो, फिर वो धीरे धीरे आगे जाके पता चला। आप समझ रहे हैं? तो आप ये ब्यूटी देखो, क्योंकि जब आपको हर चीज़ पता होगी ना कि कौन सी कब आई, कैसे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप उसने किया था, क्या था वो, उसने बताया था कि भैया जो बॉडी के ऊपर चार्ज होता है वो फंडामेंटल चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कि क्यू विल बी इक्वल्स टू एनी। अब ये कितना भी बड़ा चार्ज हो, आप 1 कूलाम की बात कर ली, यहाँ आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है क्वांटाइजेशन चार्ज खत्म हो जाता है। बॉडी भाई कितनी भी बॉडी हो, तुम कितनी बड़ी बॉडी हो, तुम अपनी बॉडी की बात करो या किसी और की बॉडी, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, चार्ज होगा, वो एन ही होगा। अब एन बहुत बड़ा हो सकता है तो आप उसे काउंट नहीं कर सकते, तो हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वो सारी बातें हमने, जब मैंने एनसीईआरटी आपको दिखाई थी, तो सारी बातें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में। तो ऐसा नहीं है। असल में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, हम किसी दूसरे बंदे का काम पढ़ रहे हैं। लेकिन कितनी खूबसूरती से हम पढ़ सकते हैं कि साइंस कैसे डेवलप हुई थी, हमें वो सीखना है। असल में हमें साइंस ऐसे एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़नी होती, हमें साइंस इसलिए पढ़नी होती है कि किसने क्या काम किया था। उसको भी एज ए अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि अच्छा उसने ये काम किया था, उसने ये फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला किसके बारे में होता है, ये फॉर्मूला करता क्या है। तो बस यही तो है, छोटी छोटी बातें हमें जाननी है। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, कूलम्ब्स लॉ। क्या जी? कूलम्ब लॉ। ठीक है जी, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अब है क्या भैया, क्या बला है ये? तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? ये एक एम्पेरिकल लॉ है। कौन सा लॉ है? एम्पेरिकल लॉ। अब सर, इंपेरिकल लॉ का मतलब क्या होता है? भारी भरकम सा शब्द हो गया। इसका मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड। एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड मतलब ये कूलम जो था, उसने एक्सपेरिमेंटली कर करके देखा, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उसने अपने रिजल्ट्स बताए। तो ये कहता क्या है? जो ये लॉ है, जो ये लॉ है, ये क्या देता है? गिव्स फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब पॉइंट चार्ज के दिमाग में आते ही बच्चे के दिमाग में क्या बनता है? ये पिक्चर बन जाती है कि ये पॉइंट चार्ज। ठीक है, नहीं। पॉइंट चार्ज, मजेदार, मैं आपको बात बताता हूं, पॉइंट चार्ज एक रिलेटिव टर्म है। पॉइंट चार्ज क्या है? ये एक रिलेटिव टर्म है। कैसे? मान लो एक बॉडी है,
मान लो एक बॉडी है और इसकी जो डायमेंशन मैं मान रहा हूँ ये है 1 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। इनके बीच की जो डिस्टेंस मान रहा हूँ मैं, वो मैं मान रहा हूँ 20 मीटर। ये मैंने सेंटीमीटर लिया और ये मैंने मीटर लिया। क्या ये जो डिस्टेंस है 20, क्या ये बहुत बड़ी है? अरे हाँ है ना? आप कहोगे हाँ सर। तो 20 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में क्या है? बहुत छोटा। बहुत छोटा, तो इसके साइज को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं हम? पॉइंट चार्ज। क्या बोल सकते हैं हम इसको? पॉइंट चार्ज। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 20 मीटर। ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट हो गया। समझ रहे हैं आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में सब पता चला आपको? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मानने की? तो जो पॉइंट चार्ज है, अब मान लो इसके ऊपर कुछ भी चार्ज हो, Q1 और Q2, तो इस पॉइंट के ऊपर ये Q1 Q2 कैसे बिहेव कर रहे हैं ये एज ए पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज जो है ना, वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप बात करें तो यहाँ पे आप ऐसे अपनी कॉपी में लिख लें साइज, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तो साइज में बी इग्नोर्ड, ठीक है जी। एंड बॉडी विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज। डन है भैया? बॉडी कैसे बिहेव करेगी? एज ए पॉइंट चार्ज। अब चलते हैं हम कूलम्स के लॉ के बारे में। और दूसरी बात, इसने किस डिवाइस का यूज किया था? इसने जो डिवाइस ली थी वो ली थी टॉर्जनल बैलेंस। ये डिवाइस का नाम है टॉर्जनल बैलेंस, डिवाइस का नाम है जिसका यूज किया गया था टू मेजर फोर्स, टू मेजर फोर्स। चलो जी, अब ये कहता क्या है? अब मजेदार बात आ जाती है। ये तो बिल्टअप दिया है मैंने थोड़ा, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब भैया आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे। कूलम लॉ। अब मुद्दे की बात क्या कहती है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो ये दो पॉइंट चार्ज हैं, Q1 और बच्चे Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। और अगर ये किस में प्रेजेंट है? वैक्यूम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किस में दिए हैं ये? वैक्यूम। कूलम्ब्स क्या कहता है? कूलम क्या कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, इफ, या सीधा ही लिख देते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, ठीक है जी, प्लेस्ड इन वैक्यूम, प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो जो फोर्स होगा वो होगा जी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, पहली बात। दूसरा होगा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ये कूलम कहता है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप क्लब करोगे तो ये बनेगा आपका Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बनेगा बच्चे? नहीं बनेगा। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इस k की वैल्यू होती है बच्चे 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे एक नई चीज आई निकल के, ये एप्सिलॉन नॉट। क्या आई निकल के? ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन, इसकी नाम क्या है? ऐसे एप्सिलॉन और नॉट बोल देते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब है सिंपल, बहुत आसान भाषा में, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वैक्यूम। आसान रखते हैं बिल्कुल। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वैक्यूम, यानी कि कितना रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब
मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी जी 8.85 इंटू 10⁻12 -12। अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछने लगे, अब डायमेंशन कैसे बताओगे? मान लो आपको के की डायमेंशन पूछ ले कोई, के की डायमेंशन पूछ ले कोई, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे पहले, क्योंकि इसमें डायमेंशन भी आती है ना कई बार, तो अपन डायमेंशन के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखो फिर लिख देंगे, तो यहाँ पे तो फोर्स, पहले फोर्स के बारे में एक बार पूरी बात कर लेते हैं। फोर्स क्या हो गया? 1/4πε0, 1 के की वैल्यू डालोगे ना ये, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये किस में है? कूलम ने बस वैक्यूम के लिए फोर्स दिया था, इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ वैक्यूम के लिए दिया था। क्यों इस बात का मतलब है वो हम जानेंगे, वो हम जानेंगे जब हम इन 2 पॉइंट चार्ज को, इस मेरे सिस्टम को जो वैक्यूम में रखा हुआ है बच्चे, इसको मैं किस में रख दूंगा? किसी मीडियम में रख दूंगा। किस में रख दूंगा बच्चे? किसी मीडियम वाले, मैं वाटर के अंदर ले गया, तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, लेकिन कूलम फोर्स क्या रहेगा? सेम। क्योंकि कूलम फोर्स तो किसके बीच में है? 2 पॉइंट चार्ज के बीच में। और कब? जब वैक्यूम, तो उतना ही रहेगा ना आर, वो तो उतना ही रहेगा 1/4। फिर फोर्स चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में, मजा आएगा तुम्हें। खैर, अभी के लिए अपन डायमेंशन की बात करते हैं एक बार। तो डायमेंशन का कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, आप इजीली डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे मैं एप्सिलॉन नॉट की निकाल के बता देता हूँ आपको, Q1 Q2/r²। आप कहेंगे हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2/f r²। 1/, तो 4π की तो इसकी तो डायमेंशन होती नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो अब लिखने शुरू कर दो डायमेंशन। इसकी क्या है जी? 80, इसका स्क्वायर बनेगा, डिवाइड फोर्स क्या हो गया? mLT-2 इंटू L2। तो फाइनली जब आप डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? m-1 L-3, ठीक है जी, T4। डायमेंशन लिखनी आई, ए का क्या स्क्वायर, सॉरी 2 है ना यहाँ पे भी, ये स्क्वायर किया है ना आपने, तो ए भी कितना हो गया बच्चे? 2। ये डायमेंशन सिमिलरली आप के की लिख सकते हैं, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं, कई बार ये आपको परेशान करेगा सीजीएस में देके। अगर अपन सीजीएस सिस्टम की बात करें तो बच्चे याद रखना, सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है, एसआई में तो कूलम होती है, यूनिट ऑफ चार्ज होती है, वो होती है स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन। और 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम होता है। और यहाँ पे मज़ेदार, सबसे जो मज़ेदार बात है, वो के की वैल्यू 1/4πε जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ वो आपसे गलती कराएगा, क्योंकि बच्चा जनरली वैल्यू क्या रख देगा? 9 इंटू 10⁻⁹ जब सॉल्व करेगा। समझ रहे हैं आप? दूसरी यूनिट क्या है इसकी? दूसरी यूनिट होती है इसकी चार्ज की, जो होती है फैराडे। तो 1 फैराडे इज इक्वल टू इतने कूलम, ठीक है। यहाँ वो आपसे गलती कराएगा, यहाँ आपसे गलती कराएगा, याद रखना आपने ये बात, ठीक है। तो अब मुझे क्या पता चला, कूलम ने क्या बात कही थी? कूलम ने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया और क्या फार्मूला निकाला? दूसरी बात, ये पॉइंट चार्ज के बारे में बात याद रखनी है कि पॉइंट चार्ज एक रिलेटिव टर्म है। फिर पॉइंट चार्ज अगर वैक्यूम में प्रेजेंट हो तो ये कहता है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो K Q1 Q2/r²। अरे है या नहीं? और K की वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10⁻⁹ विच इज इक्वल टू 1/4πε0। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुल मिला के तुम्हारी 8.85 इंटू 10⁻⁴ बच्चे -12 है। आप कहेंगे ठीक है सर, बात आपकी हमें समझ में आई है बाकायदा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी फिर इसके बारे में गहन चर्चा लोरेंट्ज़ फोर्स जब आएगा तब करेंगे हम।
अभी बस आप इसको स्पेशल पॉइंट बना के लिख लो, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाइज सवाल आ जाते हैं, तो ये आपकी मदद करेगा। जो कूलम्ब फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, ये डिपेंड करता है फ्रेम पे, डिपेंड ऑन फ्रेम। ठीक है, कूलम्ब फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। लेकिन आगे जाके हम लोरेंस फोर्स पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स का। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है, लेकिन ये भी और ये भी, ये दोनों डिपेंडेंट ऑन फ्रेम होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये वाली बात हम मैग्नेट वाले चैप्टर में जाके हम करेंगे। अभी के लिए आप इतना बस याद रखें, बस सिर्फ याद रखें। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ है तो भैया फोर्स है तो वेक्टर तो होगा, तो इसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में एक बार बात कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे बोर्ड्स भी लिखते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, आपको मज़ा आएगा लिखने में। तो जिस बच्चे को वेक्टर की समझ है, मुझे नहीं लगता उस बच्चे को इसमें कोई भी दिक्कत आएगी। कैसे? जैसे आ जाओ, ये है कुछ तुम्हारा, ये मैंने बना लिया डायग्राम। अब मैंने 2 पॉइंट मान लिए, इधर मार्क कर लिए, ये ऐसे और ऐसे, और ये मान लिया मैंने यहाँ Q1 रखा हुआ है और ये Q। अब सबसे पहली बात है पोजीशन वेक्टर बनाना ओरिजिन से। तो ये और ये R2 है, तो मैं नोटेशन क्या दूंगा कि ये हो गया R1 वेक्टर इसका पोजीशन, और इसका हो गया बच्चे R2 वेक्टर, और ये है ओरिजिन। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। अब मुझे लगा निकालना है 2 पे फोर्स 1 की वजह से, तो इन जनरल मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा। तो मैं नोटेशन मेरे हिसाब से दे लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ मैं R21। ऐसे लिख दूँ R21, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पॉजिटिव मान के ही निकाल रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। ठीक है, जनरल रिजल्ट निकालना है ना मुझे, तो ऐसे कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू बच्चे Q1। फिर तो सवाल ही करने इस पे, फिर अलग अलग पैटर्न के सवाल हैं, पर एक बार थियरी पता होनी चाहिए लिख कैसे रहे हैं, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में तो आप K Q1 Q2 बाई R² ही करते फिरोगे। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोलम्स कहता है कि वैक्यूम के अंदर अगर 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं तो उनमें जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 बाई R²। लेकिन मैं लिख रहा हूँ वेक्टर, तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन भी तो आएगी इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है तुम्हारी, डायरेक्शन है तुम्हारी R21 की कैप। भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये यही डायरेक्शन किसकी है, R21 की, तो मैं R21 कैप लिख लूँ, कोई दिक्कत है? भाई R21 कैप विल बी इक्वल्स टू F21 कैप, क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं ना, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो F21 की निकालनी है मुझे। यहाँ क्या लिखना था मुझे असल में, सही मायने में मुझे यहाँ लिखना था F, ये मैं 21 निकाल रहा हूँ ना, तो मुझे लिखना था F21 कैप। लेकिन मुझे पता है R21 कैप, वेक्टर की समझ है मुझे, F21 कैप, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, बात तो सही है, मैग्नीट्यूड R² इनटू डायरेक्शन, यानी कि R21 कैप। आप कहेंगे बात तो सही है बिल्कुल भाई, और ये भी जो R है ये क्या है तुम्हारा R21, क्योंकि भाई यही तो डिस्टेंस है ना, इनके बीच की डिस्टेंस लोगे ना, विच इज़ R21। तो अगर आप TLA लगाएं, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल की 2 साइड सेम सेंस में, तुम्हारी सेम सेंस में अटैच हो, तो तीसरी जो ऑपोजिट सेंस में, ये देखो ऑपोजिट सेंस में, ये इनका रिजल्टेंट होती है। तो यानी कि आप TLA जब लगाएंगे तो TLA आपको क्या देगा, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर, यानी कि R21 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। डन है जी। आगे चलो, तो F21 वेक्टर इसको लिखा जा सकता है बच्चे K Q1 Q2 बाई तुम्हारा R21 इंटू
R21 वेक्टर स्क्वायर अपॉन R2, तो नीचे क्यूब बन जाएगा कि भाई यूनिट वेक्टर को लिखा जा सकता है ना, वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, के Q1 Q2 बाई बच्चे R21 का क्यूब इंटू R21। डन है जी, ये तुम्हारी वेक्टर फॉर्म आ गई। अब सिमिलरली अगर मैं F12 लिखूं तो कुछ नहीं बदलाव करना है क्योंकि मैंने नोटेशन सेम ली है, Q1 Q2 बाई R12 की क्यूब आ जाएगा इंटू R12 वेक्टर आएगा नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही है। अब मज़ेदार बात शुरू होती है। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर मैं कैप के बारे में भी बात कर लूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, इसको क्या बोला मैंने डायरेक्शन को? R21 कैप। मानते हैं आप? अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को बोलना हो मुझे, तो बच्चे मैं क्या बोलूंगा? R12 कैप। भाई 2 पे फोर्स 1 की वजह से लग रहा है तो इधर बनाया, अब 1 पे फोर्स 2 की वजह से लग रहा है तो वो इधर लगेगा, ये बनाया। आपको पता है कि R21 मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन R21 कैप विच इज इक्वल्स टू माइनस R12 कैप। आप बोल रहे हैं हाँ सर बात तो सही है। अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर दूं तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ सीधा ही F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर? आप कहेंगे हाँ। तो ये क्या है? एक्शन रिएक्शन। क्या है? एक्शन रिएक्शन। तो यहां से फिर एक स्टेटमेंट पास किया जाता है कि जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, फॉलो एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या फॉलो करता है? एक्शन रिएक्शन, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ। अब बात है वेक्टर में सबसे ज्यादा जो बच्चा कंफ्यूज होता है, जो मैं भी कभी कंफ्यूज होता था कि यार अप्लाई कैसे करें, तो तो मुद्दे की बात ये है कि आपको जो बात ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, मान लो कोई पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है ऐसे, उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सॉरी, और एक रखा हुआ है यहाँ, ठीक है, और ये है तुम्हारा Q1 और ये है तुम्हारा Q2, तो आपको क्या निकालना है? इनके बीच की डिस्टेंस ऐसे। अब पॉजिटिव नेगेटिव सर कैसे, क्या बाहर में जाए? आपको क्या करना है, बस आपको ये R वेक्टर निकालना है, और ये R वेक्टर जो होगा वो आप हमेशा कैसे निकालते हैं? R फाइनल माइनस R इनिशियल, दैट्स इट। जहां जिस पे निकालना चाहते हो और जहां से आप आए हो, आप कैसे निकालोगे? फाइनल, ये वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे ना, ये फाइनल और ये इनिशियल, ये आर निकल गया, और इसके बाद आप क्या लिखोगे? एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, दैट्स इट। और Q1 Q2 को क्या लेना है आपने? विद साइन। अब जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, भाड़ में जाए, मुझे इससे याद है, कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में भी कई बार सवाल आता है। तो जैसे आपको दे दिया गया कि एक क्यू चार्ज है, ठीक है, वो कितने पे है? 120 यहाँ रखा हुआ है आपने, और दूसरा मान लो -2 क्यू चार्ज है और वो आपने रखा हुआ है 240, ये रख लिया, ये यहाँ रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है। आपको बताना है फाइंड आउट फोर्स, ठीक है जी, अप्लाइड बाई क्यू ऑन -2Q, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? मुझे पता है कि ये फोर्स यानी कि डिस्टेंस
अब सर फोर्स की डायरेक्शन, तो बच्चा क्या कंफ्यूज हो गया, फोर्स की डायरेक्शन तो ये आनी चाहिए। अरे तो बाहर में जाए, अपने आप आ जाएगी, तू टेंशन मत ले। तू क्या निकाल, इस वेक्टर के हिसाब से चीज़ें सीखी है ना, बस इसी वेक्टर के हिसाब से। ये क्या है, फाइनल, और ये क्या है, इनिशियल। ये वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल तो करते हैं, वेक्टर में यही सीखते हैं हम। निकाल ले एक बार। तू सबसे पहले भिड़ते ही आर वेक्टर निकाल ले। आर वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 - 1, तो कितना हो गया आई कैप, 4 - 2 + 2 जे कैप। ये तो लिखना आता है ना, ये आर इनिशियल, आई कैप +2 जे कैप, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ऐसे लिख लेते हैं आई कैप। एक्स को कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर। आपको अगर ये लिखना नहीं आता है तो आप मेरे लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आर फाइनल विल बी इक्वल्स टू 2i कैप +4 जे कैप। अब क्या, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो मेरा ये आ गया। इसलिए मैं सीधा माइनस ही तो करना है, 2 - 1, तो ये सीधा ही माइनस कर रहा हूँ। 2 - 1 4 - 2, ठीक है। 4 - 2 2, 2 - 1 1। अब मुझे पता है जो फोर्स है, देखो रटना नहीं है कुछ भी। फोर्स क्या है, KQ1 Q2, KQ इंटू -2Q विद साइन लेना है, डिवाइड बाई R² इंटू आर की कैप। डन है। अब एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2KQ² डिवाइड बाई आर कितना है तुम्हारा, अगर यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालें तो √1² + 2², ये कितना बना आपका √5। लिख दो जी, √5 का स्क्वायर क्या बनेगा 5 इंटू आर कैप क्या बनेगा, आर वेक्टर अपॉन आर, ये बनता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, आई कैप +2 जे कैप डिवाइड बाई √5। ये तुम्हारा आंसर आएगा। यानी कि एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2/5 √5 KQ² माइनस पहले ले लो, चलो, -i कैप +2 जे कैप। डन है। अब देखो, आप खुद सोचो, ये माइनस साइन जो आया, ये माइनस साइन क्या इसकी डायरेक्शन को ये कर देगा, नहीं कर देगा। भाई नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, वेक्टर का उल्टा हो जाना। तो ये तो मुझे पहले ही पता था कि फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी ये। तो जब आप नेगेटिव साइन रख देते हैं ना, तो वो अपने आप मैनेज कर लेता है, आपको ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। अब आप कितना भी मुश्किल सवाल इस पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा और चर्चा करें इसके ऊपर, वेक्टर फॉर्म के ऊपर, और थोड़ा आप कंफर्टेबल हो तो एक चलो खुद से सवाल बना लेते हैं अपने। एक ऐसे ले लेते हैं, XY प्लेन बना लो, चलो। तो ये Y हो गया बच्चे, ये X हो गया। आप क्या करो, थोड़े अगर मज़े लेने हैं तो एक क्यों चार्ज यहाँ रखो, इसके कोऑर्डिनेट लिखो A0। फिर आप एक चार्ज यहाँ रख लो, इसके कोऑर्डिनेट लिख लो आप AA, ठीक है। और पर अभी सुपर पोजिशन नहीं बताया ना मैंने आपको। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब इस पे फोर्स नहीं, कुल मिला के गोलीबाजी वाली बात है भाई। बड़ा बड़ा नाम है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ तगड़ी चीज़ हो जाएगी। इस पे आपको फोर्स निकालना है, तो इसकी वजह से कहाँ होगा, ऐसे। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। इस पॉजिटिव की वजह से कहाँ होगा, ऐसे। तो इन दोनों का क्या लेना है तुम्हें, वेक्टर सम लेना है। क्या लेना है तुम्हें, वेक्टर सम लेना है। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। पर वही वाली बात है, अभी सुपर पोजिशन नहीं पड़ा है तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, इस सवाल को आगे ही लेंगे, आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। अभी थोड़ी वैसी बातें करते हैं, कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल पॉइंट लिख लो, नोट पॉइंट तो क्या, कुछ स्पेशल पॉइंट, क्योंकि थियोरेटिकली भी तो अपन को मजबूत होना पड़ेगा ना। स्टेटमेंट आते हैं। पहला, एफ नेट क्या है सिस्टम के ऊपर तुम्हारा, 0। मान लो ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, तो ये इस पे यहाँ फोर्स लगा रहा है F21, ये कहाँ लगा रहा है F12 इधर। एक्शन रिएक्शन है, तो एफ नेट कितना बनेगा इसके ऊपर, 0।
कितना बनेगा जी? 0। तो अगर सिस्टम के ऊपर एफ नेट 0 है ऑन सिस्टम, प्रूव भी कर दिया हमने, देख भी लिया, तो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? लीनियर मोमेंटम, ठीक है जी, ऑफ सिस्टम, एक पार्टिकल का नहीं, ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। आपसे कोई पूछने लगे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ Q1 विल बी कंजर्व्ड? नहीं। अरे भाई, अगर इसकी सिंगल पार्टिकल की बात करोगे तो इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, ये तो अब ये F12 क्या फोर्स बन जाएगा ना, तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे होगा? तो नहीं। लेकिन अगर सिस्टम की बात करी जाए तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसकी बात करूं खाली, सो लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड। अगर मैं सिंगल पार्टिकल की बात करूं, क्यों? क्योंकि F 0 नहीं है। क्या नहीं है? 0 नहीं है। दूसरी बात पे आ जाते हैं जी, बढ़िया बात एकदम। अगर आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट चार्ज है, बना लो, ये Q1 बना लो बच्चे, ये Q2 बना लो, ठीक है। अब ये Q1 Q2 आपने बना लिया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं Q1 पे बात करूं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? या तो ये होगी या ये होगी। डन है। इस पे लगने वाला भाई, अगर ये नेगेटिव है तो इधर होगी डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर होगी डायरेक्शन। मानते हो ये बात? नहीं मानते हो? आप कहोगे हाँ सर। लेकिन इस पे लगने वाला जो फोर्स है, क्या उसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी से पास हो रही है, Q1 वाले पॉइंट से? चाहे आप यहाँ ले जाओ Q2 को, भाई Q2 को आप यहाँ रख लो तब भी फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ रख लो तब भी फोर्स ऐसे लगेगा, और वो कहाँ से पास होगा? Q1 वाले पॉइंट से। आप कहोगे हाँ सर। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है तो टॉर्क क्या होगा? 0। और अगर टॉर्क 0 है, इसको ओ पॉइंट मान लो, टॉर्क अबाउट ओ क्या है? 0। टॉर्क अबाउट ओ क्या है? 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा तुम्हारा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या रहेगा जी? कंजर्व्ड। तो चाहे आप इसके रेस्पेक्ट में बात कर लो, ये पी पॉइंट मान लो, इस पे लगने वाला फोर्स ऐसे पास होगा तो पी पॉइंट के अबाउट भी कंजर्व रहेगा, अगर आप इसको फिक्स कर लें। तो इस केस में क्या होता है? सेंट्रल फोर्स है तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व। दूसरी बात, एक स्टेटमेंट आता है कि कुलम जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। एक ही तरफ लगेगा, आप कहीं भी ले जाओ, यहीं कहीं भी ले जाओ इसको, चार्ज को यहीं लगेगा। यहाँ रख लो Q2 को, इधर लगेगा। यहाँ रख लो Q2 को तो इधर, अगर ये माइनस है तो इधर लगेगा, मतलब प्लस है तो इधर लगेगा, लेकिन लगेगा हमेशा इधर, इसी डायरेक्शन में, ओ की तरफ ही। आप ये बात समझ रहे हैं ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। खैर, ये 2 पॉइंट हुए। अब अगला पॉइंट बच्चे, फोर्थ पॉइंट, जो कि आपको डेटा याद करना है। एनसीईआरटी की ये एग्जाम्पल है, सवाल है, लेकिन ये सवाल कई बार सीधा उठ के आपको कोचिंग के मॉड्यूल्स में या चीज़ें मिलेंगी, और उसमें कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशंस अगर आप 2 डेटा याद रख लेंगे तो आप कैलकुलेशंस बच जाएंगे। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, इस बात का आप मतलब अब समझेंगे। जैसे ये तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन रखा हुआ है, और उनके बीच का सेपरेशन है, और आपसे पूछ लिया गया कि भैया ये बताना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशो। दिखने से सवाल बिल्कुल आसान है सर, पता ही है सब कुछ, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है, सबको प्रोटॉन का भी पता होता है। चलो एक बार करके देखो। तो आप करोगे Fe/Fg विल बी इक्वल्स टू, आप लिखोगे K/Q, तो चार्ज तो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, K²/r²। आप कहोगे बात तो सही है, Me/mp/r², ये कट कर दोगे आप, फिर आप लिखोगे K की वैल्यू सीधी लिख लो, 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाई G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31
अगले का कितना हो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। आपको नहीं लगता कि भसड़ मच गई है? ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। हो जाएगी सॉल्व, लेकिन माथा तो लगाना पड़ेगा ना। तो इसका सीधा इस केस में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2.34 इंटू 10⁻39। तो ज़्यादा बेहतर है सीधा ही याद रखो। और ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, आप कह सकते हैं बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है। तो स्टैंडर्ड जो सवाल है ना, उसके हमेशा कॉम्पिटिटिव जर्नी में रिजल्ट याद करने ज़्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन देख रहे हो। सिमिलरली, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे आज के लेक्चर की एनसीईआरटी जब हम बात करेंगे। अगला केस 2। ये तो केस 1 हो गया। केस 2 में अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दूसरा भी क्या है तुम्हारा, सॉरी, प्रोटॉन ले लो। स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे रखा है उसी को ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एनसीईआरटी के ओरिएंट ही सब कुछ घूमता है। तो ये प्रोटॉन है, ये भी क्या है, प्रोटॉन। आर डिस्टेंस, अगेन सेम चीज, ई और जी का रेशो। देखो, आपको निकालना तो आता ही है, कैलकुलेशन फिर करो। लेकिन अगर सीधा ऐसे आ जाए तो फिर टिक करो और आगे बढ़ो, टेंशन क्यों लेनी। तो अगर इसके रेशो की बात करें तो 1.3 इंटू 10⁻36। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखवाए हैं बच्चे, सिर्फ ये 2 डेटा, बस इस चैप्टर के अंदर ये 2 डेटा ही मैं आपको कहूँगा कि याद कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी हैं। सीधा आ गया तो कर दो भाई, क्यों इतनी ज़्यादा लोड लेनी है जीवन में। समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें थी जो हमने सारी कर ली। कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई करना है वेक्टर फॉर्म में, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये अप्लाई करना है। तो आप तो बस ये वाली चीज़ें याद रखेंगे, बस ये आप अपने नोट पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे लिख लेंगे नोट पॉइंट। यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट। किस पे फोर्स किधर निकालना है, तो आप वो वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देंगे बस, ठीक है। कौन लगा रहा है किसकी तरफ, तो वो वेक्टर ड्रॉ करना है। मान लो आप कहने लगो कि सर 2 1 पे देखना है आपको, किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो फिर वेक्टर ऐसे ड्रॉ करोगे बस। तो ये फाइनल बन जाएगा, ये इनिशियल बन जाएगा। तो लोड नहीं लेनी है जीवन में, लोड बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी हम ये वाला सवाल, जब मैं सुपर पोजिशन अभी बता दूंगा, तो ये वाला सवाल हम सबसे पहले उठाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ही हम चलेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, ठीक। अब ये चलता रहेगा, आराम आराम से हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो वो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। तो हम बात करते हैं किसकी बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और आप नोट्स बनाते रहें। आप जब नोट्स बनाएंगे ना और नोट्स रिवाइज करते रहें, मैं आपको गारंटी रख के कह रहा हूँ कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, इस इंडिया के किसी कोने में पढ़ रहे हो, आप किसी कोचिंग का हिस्सा हो, कुछ भी, आप हर एक चीज़ कर पाएंगे। और जब आप अपने फैकल्टी से डिस्कस करेंगे तो वो आपको पक्का ये कहेगा कि वाह बेटा, फिजिक्स तो अच्छी है तेरी। वो आपको अप्रिशिएट करेगा, दिस इज़ माई गारंटी। वो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाएगा, क्योंकि हर टीचर पढ़ने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो जब आप बेहतर बनेंगे तो दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन जो आप काम नहीं करेंगे, आप नहीं सीखेंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक कड़वा सच है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं बच्चे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि मान लो ये एक्सिस वैक्सिस बना लेते हैं, थोड़ा तमीज से डायग्राम बन जाएगा। ये जो इतना बड़ा भारी भरकम नाम है, इसका मीनिंग बड़ा छोटा सा है। कैसे? कि भैया मान लो कि ये चार्ज है Q1, मान लो Q2, यहाँ मान लो Q3 ऐसे, और यहाँ मान लो Qn ऐसे। बहुत n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, अब सबको तो बना नहीं सकते, तो ऐसे ऐसे करके मैंने बना लिया। ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, ये इसका हुआ भैया, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, ठीक है। क्या हो गया, सबके पोजीशन वेक्टर बना लिया आपने। आप रिप्रेजेंट करते हो तो ऐसे ही तो करते हो, ठीक है।
एक्स उस पे आप जब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे तो एक्सिस वगैरह बनाओगे तो कैसे ऐसे ड्रॉ करने का तरीका हो गया। अब ये क्या कहता है कि अगर मुझे ध्यान से सुनना, बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे Q1 पे फोर्स निकालना है ड्यू टू द ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, इफ आई वांट टू कैलकुलेट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द ऑल द चार्जेस, मतलब प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, मतलब Q2 Q3 Q4 Qn, कितने भी चार्ज हो, कितने, कोई यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, सब की वजह से, मुझे नहीं पता कौन कहाँ प्रेजेंट है, तो जनरल एक में बता रहा हूँ, तो विल बी वेक्टर सम, इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से ये होगा, जनरल तरीका तो पॉजिटिव ही मान रहा हूँ मैं, तो इसकी वजह से फोर्स यहाँ होगा, सबकी वजह से आ गया ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया F1 n की वजह से, ये F1 2 की वजह से, और ये F1 3 की वजह से, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू all the charge present in surrounding is a vector sum of all the forces acting on Q। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे ये बात है, बस F नेट जो होगा जो Q1 पे है, यानी कि F12 प्लस F13 F14, कितने भी हो n नंबर, सबका वेक्टर सम होता है। बस ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अब है क्या असल में, आप जो भी जितनी भी बातें इधर इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर में सारी बातें कुलाम्स फोर्स ही हैं। देखो ये क्या लग रहा है इधर, कुलाम फोर्स, ठीक है, ये क्या लग रहा है, कुलाम फोर्स, ये क्या लग रहा है, कुलाम फोर्स, तो कुलाम फोर्स प्लस प्लस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये मिलके ही ये चैप्टर बन रहा है। कुलाम फोर्स और ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर, मतलब सबका वेक्टर सम, अल्टीमेटली यही तो हो रहा है। तो अगर अब हम सवाल करते हैं, थियोरी हमने काफ़ी सारा थियोरेटिकल पोर्शन हमने पढ़ लिया, थियोरी पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली। अब जैसे पहला सवाल के बारे में बात करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। जैसे जी मुझे आ गया, ये है जी इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं, फिर लेवल बढ़ाएंगे और हर एक बात हम इस चैप्टर की कवर करेंगे। यहाँ रख दिया जी आपने क्यों, यहाँ रख दिया जी क्यों, यहाँ रख दिया क्यों, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे निकालना है, चलो इस पोजीशन पे मान लेता हूँ मैं, ये 1 दे दी मैंने फोर्स, और इसको पोजीशन देनी पड़ेगी 2, इसको दे दी 3। फोर्स ऑन चार्ज Q प्रेजेंट एट 1, इस पे बताना है। तो मैंने क्या पढ़ के आया हूँ मैं, वेक्टर सम। अब एक बात बताओ, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो सीधी सी बात है डायरेक्शन कहाँ आएगी, डायरेक्शन आएगी इधर, आई नहीं आई। फिर ये प्लस भी इसको रिपेल करेगा, इस वाले की अगर मैं बात करूँ, इस वाले की, ये वाला भी क्या करेगा, इसको प्लस प्लस रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो भैया मैंने लिख दिया ये F13 की वजह से, ये F12 की वजह से, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, तो ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, तो K Q का स्क्वायर हो जाएगा बाई A स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, K Q का स्क्वायर बाई A स्क्वायर। मानते हैं आप, नहीं मानते हैं? इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री हुआ, ये भी कितना हुआ, 60 डिग्री। अब देखो, कभी भी जब आप सवाल करो ना, अब इनका वेक्टर सम लेना है, अब वेक्टर सम लेने में है ना, भसड़ मत मचाओ। जैसे आप इसको एक बार के लिए, लेट्स सपोज आप इसको F मान लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, F। अब आपको पता है दो वेक्टर स्पेशल पॉइंट, देखो मैं स्पेशल पॉइंट आपको हल्के से रिकॉल कराता हूँ।
अगर दो वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पे हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, √3f। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे और इक्वल मैग्नीट्यूड है तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, √2f। अगर दो वेक्टर और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, एफ, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, √2f। और ये जो होता है अलोंग हमेशा बाई, अगर इक्वल है तो ये 30 डिग्री अलोंग बाई सेक्टर आएगा, ये 45 डिग्री। एक के साथ एंगल रिजल्टेंट कितना बनाएगा, बीच से जाएगा, एकदम बीच से जाएगा। तो ये तीन केस तो आपको याद रखने ही रखने हैं बेटा। बाकी तो आपका फॉर्मूला होता ही है, R = a² + b² + 2ab cos θ, ये वाला। ठीक है, अब आ जाओ आप। जैसे ही आपने ये किया, आपको पता चला ये एफ है, ये एफ और 60 डिग्री एंगल, तो रिजल्टेंट कितना आएगा तुम्हारा, कहीं बीच में आएगा, बीच में आएगा। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, R = √3f, यानी कि आपका आंसर आ गया √3kq² / a²। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। डन, आगे चलो। मान लो सवाल को थोड़ा और बेहतर और बदलाव करें। ये इक्विलेटरल ही लिया मैंने, लेकिन इक्विलेटरल में मैंने क्या ले लिया बच्चे, यहाँ माइनस क्यू रख दिया, यहाँ प्लस क्यू रख दिया, और यहाँ तुम्हारा ये प्लस क्यू है। अब अगेन नंबरिंग दे दी 1 2, और बच्चे ये कितनी दे दी 3। ये ए है बच्चे, ये ए है, ये ए है। अब फिर फोर्स ऑन 1 पूछ लिया, फोर्स ऑन 1 पे जो प्रेजेंट है इस पे फोर्स। तो सीधी सी बात है, अगर ये दो चार्ज है तो इनका इनकी वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सब इस प्लस वाले की वजह से कहाँ होगा, इधर। पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे, तो दिमाग में तुरंत आते ही मैंने ये बना लिया। पेन दूसरा यूज़ कर लेते हैं, सॉल्यूशन के लिए पेन यूज़ करेंगे। ये हो गया जी। अब इसकी वैल्यू F1 किसकी वजह से, 2 की वजह से, यानी कि ये क्या हो गया, kq² / बच्चे a²। डन है। फिर ये नेगेटिव वाला तो क्या करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट अलोंग द लाइन करेगा। भाई पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट तो इधर ही तो करेगा, तो इसको भैया कुछ इस तरीके से बना लो, अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि ये फोर्स कौन सा है, F1 पे जो 3 लगा रहा है। अब ये एंगल इक्विलेटरल है, तो ये एंगल कितना बना, 60 डिग्री। ये एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री। और F13 की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई kq² / a², सेम है। आप देखो कई बच्चे क्या इसमें नेगेटिव, अरे नेगेटिव तो इसकी कैरेक्टर बताएगा यानी कि डायरेक्शन के काम आएगा। तो डायरेक्शन अपने ले ली। अब नेगेटिव साइन थोड़ी ना रखना है, नेगेटिव साइन तो तुम तब रखते हैं जब हम प्रॉपर वेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो अलग ही चीज़ है। यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव आपने डायरेक्शन अलग लेनी। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, माइनस लिख देते हैं। अरे नहीं भाई, माइनस नहीं लिखना, ये आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो आप ले चुके हैं ना। वो किससे पता चली, माइनस प्लस से, कि नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। और फिर खाली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो एक कन्फ्यूजन ये भी जो बच्चे का होता है वो भी क्लियर होना चाहिए। खैर, अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको बच्चे एफ मान लूँ, ये भी क्या है, एफ। अब कौन सा स्पेशल पॉइंट लगेगा, ये वाला, सॉरी ये √2f नहीं 2f आएगा, सॉरी ये 120 वाला अपन ने शायद गलत लिख दिया, ये f आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। ये f है, ये 120 आएगा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा जी, यहाँ बीच में। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, वैल्यू आएगी जी इसकी f, क्या आएगी, f। और ये एंगल कितना बनेगा, लॉन्ग बाइसेक्टर जाएगा 60 डिग्री, यानी कि इसका जो एफ नेट आएगा उसकी वैल्यू होगी kq² / a²। टिक करना है, गोली की तरह आगे बढ़ जाना है। ठीक है जी, अगले वाला देखो। अगले वाला सवाल जो है, अब मैं थोड़ा सा स्क्वायर भी ले लेता हूँ। ये ले लिया जी अपन ने, ए और चार्ज रख दिए जी अपन ने, क्यों क्यों क्यों। ठीक है जी, और मुझे जो 1 पे प्रेजेंट है उस पे निकालना है।
किसी पे भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम ही तरीका तो सेम ही रहेगा। तो 1 पे अगर मैं 2 की वे से बात करूँ तो रिपेल करेगा, आप कहोगे हाँ सर। 4 वाला रिपेल करेगा, आप कहोगे हाँ सर। क्यों वाला रिपेल करेगा, हाँ सर। ये कितनी डिस्टेंस है, √2a, तो ये कितना आ जाएगा, KQ² / A²। ये भी आ जाएगा, मैं सीधा सीधा लिखना शुरू कर रहा हूँ, KQ² / A² और KQ² / √2a² यानी कि 2a का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ। अब इतना बड़ा तो लिखूंगा नहीं बार बार, तो इसको f मान लो, इसको भी f, तो ये कितना हो जाएगा, f/2। अब देखो, अब चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये f है, ये f है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, अलोंग बाइसेक्टर, यानी कि इधर ही आएगा। आएगा नहीं आएगा, अगर इधर ही आएगा तो ये कितना आएगा, √2f। और √2f और f/2 सेम डायरेक्शन में है वेक्टर, तो क्या इसको लिखा जा सकता है, √2 + 1/2 इंटू f, यानी कि आपका f नेट कितना आया, आसान हुआ नहीं हुआ, √2 + 1/2। तो कैलकुलेशन करनी भी आनी चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। आप खुद ध्यान से समझें आप बात को। आपको, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कैसे आया। अरे भाई, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो है f/2, ये तो ऑलरेडी बाइसेक्टर पे था ना, ऑलरेडी अलोंग बाइसेक्टर, ये 45 डिग्री था नहीं था। और जब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट अलोंग बाइसेक्टर आता है नहीं आता है। तो अगर ये 90 है टोटल, तो 45 आएगा ना। तो अगर ये 45 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, अलोंग 45, यानी कि इसी वेक्टर के अलोंग जाएगा ना। और दोनों वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो तो जुड़ जाते हैं। तो वही तो किया मैंने, f/2 जोड़ दिया। तो ये सारी बातें बच्चे आपको पता होनी चाहिए। खैर, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। बहुत सवाल हैं, बहुत सवाल हम करेंगे, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप इस फिज़िक्स फॉर यू चैनल पे आए हैं तो आपका सब्जेक्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो सब्जेक्ट आपका बेहतर हो, वो सब्जेक्ट में आपको ग्रिप मिले। पर ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म, ये सिर्फ मैंने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि बच्चा आए, बच्चा यहाँ आके लर्न करे चीज़ों को और उसकी ग्रोथ हो। और बस इतना ही है, इससे ज़्यादा तो हम क्या ही कह सकते हैं। उसकी ग्रोथ होगी, उसकी तरक्की होगी तो सारी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। वो जहाँ पहुँचना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पहुँचेगा। इस बार का रिज़ल्ट 2026 का आया है तो बड़ा अच्छा लगता है जब आपके बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 6 मेरे बच्चों का जो रिज़ल्ट है, हालांकि मैं डालूँगा, पर अभी आया है इसी दौरान, तो 675, 675, 665 और 629, 627, 618, 610। सो और ये मैक्सिमम बच्चे किस में है, इसमें 12th में है। तो विद 12th यानी कि ये तीनों बच्चे ऊपर के, ये सॉरी, ये भी और ये सब बच्चे किस में, 12th में है। तो कई बार वो बहुत अच्छा लगता है जब आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, डेस्टिनी किसी बच्चे को ऐसा हो, शायद ये 675 वाला बच्चा ये सोच रहा हो मैं और भी अच्छा कर सकता था, जो कि मुझे पता है कि उसमें एक बच्चा है जो बहुत अच्छा कर सकता था, 700+ जा सकता था। पर ठीक है, God has some different plans for you, so sometimes you have to accept it, face it and then move on। यही लाइफ का रूल होता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, अभी तक इन पे तो बच्चों पे मैंने खुद हार्ड वर्क किया था, पूरे पूरे 2 साल 11th-12th, जहाँ मैं पहले कहीं पढ़ाता था और फिर बहुत सारी चीज़ें। पर ये मैं चाहता हूँ कि मतलब ये प्लेटफॉर्म ऐसा बने ताकि यहाँ से बच्चा पढ़ के और 2027 का जो रिज़ल्ट है वो मुझे मैसेज करे, टेक्स्ट करे। एक विज़न है इस चीज़ को लेके कि चीज़ों को और बेहतर बनाया जाए ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर उन्हें समझ मिले। सो दिस इज़ द पॉइंट टू मेक दिस प्लेटफॉर्म। सो ये सवाल, चलो खैर, प्लेटफॉर्म तो बात की बात है, बातें बातें तो चलती रहेंगी, मैं आपके साथ बहुत बातें करता रहूँगा। आपको ये बताता रहूँगा कि पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ना कैसे है। कई बच्चे क्या होते हैं, बड़े डिमोटिवेटेड फील करते हैं, सर मैं बैठता हूँ सवाल नहीं बनते। वो तो किसी का भी नहीं बनता।
जब कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है हर आदमी परेशान रहता है। क्या पता कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा लेट सीख लेता है, तो क्या करा जाए? आप बताओ क्या करा जाए? इस बात का कोई तुक नहीं है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि सर नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो क्या, बनाना तो पड़ेगा ना भाई, सीखना तो पड़ेगा। आप जिस भी रिस्पेक्टिव कोचिंग में जाते हैं वहाँ जाओ, अपने टीचरों से पूछो। कोई भी टीचर इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको हेल्प ना करेगा। हर टीचर अपने बच्चे की हेल्प करना चाहता है। हर टीचर अपने बच्चे की हेल्प करेगा। लेकिन बात यह है कि जब बच्चा ही अपनी खुद हेल्प नहीं करना चाहता तो टीचर क्या कर सकता है? आप समझो, आप अगर टीचर होते तो क्या आप किसी के भविष्य के साथ खेलते? नहीं। तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सामने वाला तभी एफर्ट लगाएगा जब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, तब वो आपके एफर्ट्स को देख के एफर्ट लगाएगा कि यार ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, मैं भी इसके साथ मेहनत करता हूँ। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सिचुएशन से लड़ना है। आपकी सिचुएशन साथ शायद ऐसी हो सकती है, कोई लड़की ऐसी हो जिसको खाना पकाना पड़े, खाना भी बनाना है घर का, पढ़ाई भी करनी है, मे बी हो सकता है, देयर मे बी चांसेस, देयर मे बी द केसेस, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू फेस इट और करना है। खैर, अब ये सवाल ऐसा है, ये सवाल तो देखो ये तो आसान ही हो गया। आप एक काम कर लो, इसको यहाँ पे नहीं, अपन क्या कर लेते हैं, अब की बार 2 वाले पे निकाल लेते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो किधर आएगा? फोर्स इधर आएगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो किधर आएगा? फोर्स इधर आएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा KQ²/2A, और ये वाला कितना हो जाएगा? KQ²/A। होगा या नहीं होगा? हाँ कहोगे हाँ सर। ये एंगल जो आपको, ये एंगल कितना बना आपका? देखो जी, ये ए है, ये ए है, तो ये थीटा, अगर मैं थीटा लिखूं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा जी? A/A। मानते हो नहीं मानते हो? तो ये कितना बनेगा? 45। कितना बनेगा जी? 45। तो ये भी कितना बनेगा, क्योंकि ये तो 90 है, ये भी बनेगा आपका 45। तो वर्टिकल एंगल ये बनेगा 45। तो अब आपको सीधा तो कुछ आता नहीं है, मैं इसको F मान लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? F/2 की। करना आसान हो जाएगा, अब आपको समझ में आएगा मैं कहने का मतलब क्या। अगर मैं रिजल्टेंट लूँ, अब सीधा तो स्पेशल केस तो लगेगा नहीं, तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये ऐसे लिख लो, F² + F²/4 + 2F/2 × cos 45। अब देखो, आप KQ²/A² बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे, बार बार लिखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो काफ़ी मतलब कैलकुलेशन में उल्टी सीधी भसड़ मचेगी ना। तो उस भसड़ से बचने के लिए ये कितना हो जाएगा जी? अंडर रूट कितना हो जाएगा? 5F²/4 + F²/√2 cos 45 की वैल्यू। तो F² तो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? F√5/4 + 1/√2। F की वैल्यू कितनी है, क्या मानी थी आपने? KQ²/A²। आंसर आ गया, टिक करो, आगे बढ़ो। लेकिन कहने का, मेरा बताने का मतलब कि आप समझो बात को। अगर आप KQ², अब मैं एक बात बताऊँ, मैं ऐसे लिखूँ, कुछ बच्चे ऐसे लिखें, KQ²/A² का स्क्वायर प्लस KQ²/2A का स्क्वायर प्लस, समझ रहे हो आप क्यों भसड़ मचा रहे हो भाई इतनी? दिमाग लगाओ ना थोड़ा, इसको F मान लो, अरे बाद में रख लूंगा वैल्यू। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुछ कुछ छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। खैर, अगला सवाल देखो। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हेक्सागन भी है एक, क्या है? एक हेक्सागन भी है। तो हेक्सागन बना लेते हैं, हेक्सागन का सवाल ले लेते हैं। हेक्सागन तो बड़ा ज़रूरी है। देखो जी, ये क्या हो गया आपका Q, ये क्या हो गया आपका 6Q, ये क्या हो गया आपका 5Q, ये हो गया आपका 4Q, ये हो गया आपका 3Q, ये हो गया आपका 2Q, ऐसे हो गया। और आपने इस बार क्या रख दिया? एक सेंटर पे चार्ज रख दिया Q, और इस पे सेंटर वाले पे आपको फोर्स बताना है। फोर्स ऑन चार्ज बच्चे प्रेजेंट एट सेंटर, प्रेजेंट एट सेंटर। तो आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना पहले मेरी बात। ये 2Q इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ये 5Q इस पे इधर लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा? आमने सामने। तो 5Q और 3Q डिस्टेंस, तो ये A है, क्या है डिस्टेंस भी लिख देता हूँ, ये A है।
तो डिस्टेंस तो बराबर ही होगी, ये भी ए बनेगी, ये भी ए बनेगी, सारी ए बनेगी। मानते हो आप नहीं मानते हो, हेक्सागन की प्रॉपर्टी है। तो आप कहोगे हाँ सर। तो अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो फर्क कौन डालेगा, ये वाला। भाई अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ए है तो ये क्या बनेगा, के 5q/r² a²। तो ये 5kq/a², ये बनेगा। इसकी बात करूँ तो ये बनेगा 2kq²/a², क्योंकि ये भी ये है। मानते हो नहीं मानते हो, यानी कि 5 और 2। अब ध्यान से देखो, ये यानी कि 5f इधर आ गया, ये 2f इधर आ गया। मानते हो नहीं मानते हो, ये बात बताओ आप मुझे। भाई kq²/a² को मैंने f मान लिया, तो यानी कि इनका नेट कितना बचा, 3f इधर बचा। ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से भी कितना निकल के आएगा, देखो 3f, और 3f इधर आएगा, और सेम चीज़ इधर निकल के आएगी। इधर कितनी, 3f ही इधर निकल के आएगा, क्योंकि ये 6 है, ये 3q है। अभी जो मैंने समझा, तो पहले मैं आपको एक लिख के बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा। अभी तो समझा तो दिया मैंने, कुछ के तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों के लिए फिर से। तो ये क्या हो जाएगा जी, अब आप लिखोगे तो ये तो a हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, k q×2q, यानी कि 2q²/a²। और 5 वाला इधर आ जाएगा, 5kq²/a²। अगर इसको मैं f मान लूँ तो आपको दिख रहा है ना, नेट कितना आएगा, नेट तो भैया इधर ही आएगा ना, 3f। आप कहोगे हाँ सर भैया 5 में से 2 घटाओगे 3 ही तो बचेगा। सिमिलरली इधर वाली लाइन यानी कि ये डोमिनेट करेगा, तो यानी कि 3f इधर आएगा, सिमिलरली 3f इधर आएगा। तो मैं इसको बनाने के लिए मैं ऐसे बना लेता हूँ, अगर अब समझ में तो आई गया आपके, तो बनाने के लिए इसको अपन ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान से देखना, ये वाला इधर बनाया, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, तो ये हो गया 3f, ये हो गया 3f, ये हो गया 3f, हुआ 3f 3f 3f, और f मैंने क्या माना है, वही kq², क्योंकि बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना एंगल बनता है तुम्हारा, 60 डिग्री। मानते हो या नहीं मानते हो, आप मुझे ये बताओ, कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा या नहीं बनेगा। भाई इसके बीच में और इसके बीच में एंगल 60 डिग्री होता है ना, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसका मतलब आप अब स्पेशल केस याद करो, दो वेक्टर, दो दो को जोड़ो, ये दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, किसी एक के बराबर। तो इसका मतलब इन दोनों का मैं रिजल्टेंट इधर आएगा अलॉन्ग बाइसेक्टर, जो कि 3f के साइड ही होगा, यानी कि कितना आया 3f, और 3f तो एक तरफ है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 6f, यानी कि आपका आंसर आया 6kq²/a², एफ नेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से समझाता हूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट लिया, वो अलॉन्ग बाइसेक्टर आएगा, और 3f ऑलरेडी इधर है, तो फिर दो वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया और 3f वो एक ही डायरेक्शन में होगी। भाई इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। फिर ये रेड वाली जो लाइन बनाई है, और ये तो ऑलरेडी 3f, और ये 3f कितना आया तुम्हारा 6f। समझ रहे हो, सिमेट्री बन रही है ना, ये अलॉन्ग बाइसेक्टर ही होगा, और ये तो पहले ही उसी डायरेक्शन में है। समझ रहे हैं। तो फिर 3f का रिजल्टेंट कितना आता है, 3f, क्यों, क्योंकि 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6kq²/a²। अब नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे, अगली क्लास में प्रोफाइल कौन सी, इक्विलिब्रियम वाली। कौन सी प्रोफाइल, कि सिस्टम किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में। उसके बाद हम फिर फर्दर सिमेट्री वाले सवाल थोड़े से और करेंगे, और आपको मज़ा आएगा धीरे धीरे। फिर एसएचएम वाले बनाएंगे, एसएचएम की कंडीशन को डिस्कस करेंगे, हर चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।